आज के वीडियो में हिंदी व्याकरण के 30 थोड़े से कठिन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है कि ढूंढाड़ी बोली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो ढूंढाड़ी बोली पूर्वी राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आती है। इसको जयपुरी भी बोला जाता है, ये जयपुरी भी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सघोष और महाप्राण व्यंजन ध्वनि कौन सी है। इसमें तो इसमें जो घा है वो सघोष भी है और महाप्राण भी है। का वर्ग का चौथा वर्ण जो घा है ये सघोष तीसरा चौथा पांचवा और महाप्राण दूसरा चौथा। महाप्राण क्या होता है, हर वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर जो होता है वो महाप्राण होता है। जबकि सघोष क्या होता है, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा ये सघोष कहलाते हैं और दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। तो इसमें घा जो है, घा का खा गा घा ये चौथा है। चौथा है मतलब महाप्राण भी है। और का खा गा घा, घा मतलब यहाँ भी चौथा है। तो चौथा और चौथा सघोष भी है और महाप्राण भी है। अगला प्रश्न है कि मत्यक का शुद्ध और प्रमाणक संधि विच्छेद क्या होगा। तो मत्यक का संधि विच्छेद होगा मत धन एक, बी इसका राइट आंसर है। और ये वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण होता है, वृद्धि स्वर संधि का ये उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि नराधम शब्द में किस समास का प्रयोग हुआ है। तो नराधम में कर्मधारय समास का प्रयोग हुआ है, ये इसका राइट आंसर है। नराधम का विग्रह यदि हम चाहें कि विग्रह क्या होता है, तो अधम है जो नर, अधम, अधम है जो नर, ये इसका विग्रह होगा। इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। कुछ विद्वान इसको नराधम को तत्पुरुष समास भी मानते हैं, लेकिन सही इसका जो उत्तर होगा वो कर्मधारय समास ही होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं होता है। तो इसमें देखें अर्णव, जो अर्णव होता है ये तो समुद्र का पर्यायवाची होता है। पयोधी भी समुद्र का पर्यायवाची होता है, ये भी समुद्र होता है। और बारिधि भी समुद्र को कहते हैं, बलाहक नहीं कहते हैं। डी इसका राइट आंसर है। अब बलाहक यदि समुद्र का पर्यायवाची नहीं है तो फिर बलाहक है किसका पर्यायवाची। तो ये बलाहक बादल का पर्यायवाची है, बलाहक बादल को कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि नैसर्गिक शब्द का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा। थोड़े से कठिन प्रश्न होंगे लेकिन आपके लिए लाभदायक होंगे। तो नैसर्गिक शब्द का सर्वथा उपयुक्त जो विलोम शब्द होगा वो होगा कृत्रिम। अब नैसर्गिक का क्या मतलब होता है, नैसर्गिक का अर्थ क्या होता है, प्राकृतिक होता है। नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक। और कृत्रिम का क्या अर्थ होता है, कृत्रिम का अर्थ होता है बनावटी, इसे बनाया जाता है, ये बना सकते हैं, बनावटी, ये बनावटी होता है। और नैसर्गिक प्राकृतिक होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ये होता है आनुशंसिक, आनुशंसिक होता है। अब आनुषंग जो संग शब्द है इसमें एक प्रत्यय लगने से यहाँ पर दीर्घ स्वर हो जाता है, आनुशंसिक, आनुषंगिक बन जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य चुनना है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है वो है कि उसने अपनी स्वेच्छा से काम किया, उसने अपनी स्वेच्छा से काम किया। तो इसमें अपनी नहीं लगना चाहिए था, उसने स्वेच्छा से काम किया, ये वाक्य शुद्ध हो जाता। लेकिन यहाँ पर अपनी लगने से ये अशुद्ध वाक्य होगा। बाकी ये तीनों वाक्य शुद्ध है। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, मुझे आज बहुत आवश्यक काम है, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, ये सभी शुद्ध वाक्य हैं। जबकि ए ऑप्शन में जो वाक्य दिया हुआ है वो अशुद्ध है। अगला प्रश्न है कि बगलें झांकना मुहावरे का सबसे सटीक अर्थ क्या होगा। तो बगलें झांकने का मतलब होता है निरुत्तर होना या उत्तर ना दे सकना, उसको बगलें झांकना कहते हैं। अगला है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लोकोक्ति का सही आशय क्या है।
काठ की हंडी। तो कहने का मतलब ये है कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। काठ की हंडी एक आध बार तो चल जाएगी, लेकिन बार बार यदि उसको अग्नि पे चढ़ाओगे तो वो जल जाएगी। अगला प्रश्न है कि दुर्व्यवहार शब्द में कुल कितने उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो दुर्व्यवहार जो शब्द है इसमें 3 उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। 3 उपसर्गों का। कौन कौन से उपसर्ग इसमें लगे हैं? दुर्व्यवहार, ये एक ऐसा शब्द है जिसमें 3 उपसर्ग लगते हैं। देखें कौन कौन सा लगता है। देखिए, एक तो लगता है दुर उपसर्ग, दुर उपसर्ग के बाद फिर एक लगता है वी उपसर्ग, फिर एक लगता है आव उपसर्ग। इन 3 उपसर्गों से और इसका जो मूल शब्द है वो है हार। हार मूल शब्द में ये 3 उपसर्ग लगते हैं, दुर, वी और आओ, तब हार से फिर बनता है दुर्व्यवहार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? इन प्रत्यय का इनमें से किसमें प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें जो नमकीन दिया हुआ है इसमें इनका प्रयोग नहीं हुआ। बाकी मालिन में, सुनारिन में, पड़ोसन में, सभी में इनका प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। केवल नमकीन में ईन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ईन है इसमें, उसमें इन है। केवल दीर्घ और लघु का अंतर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? तो इसमें जो तत्सम शब्द है वो है त्वरित। त्वरित तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव शब्द होता है वो होता है तुरंत। इसका तद्भव जो शब्द होता है वो तुरंत होता है। अगला प्रश्न है कि जो छाती के बल गमन करता हो, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? जो छाती के बल चलता हो या छाती के बल गमन करता हो, उर मानव होता है छाती, तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा उरग। उरग यानी कि उर के बल चलने वाले को उरग कहते हैं। और उरग मीन्स होता है सांप। सांप छाती के बल चलता है इसलिए उरग कहा जाता है। वो उरग सांप का पर्यायवाची कहलाता है। अगला प्रश्न है कि राम ने श्याम को कथा सुनाई। इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रकार बताना है कि कौन सी क्रिया इसमें है। तो देखिए, राम ने श्याम को कथा सुनाई, इसमें द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। सी इसका राइट आंसर है। अब द्विकर्मक क्रियाएं इसमें कौन कौन सी हैं? एक तो है श्याम को, 2 कर्म हैं इसमें। अब 2 कर्म कौन कौन से हैं? एक तो है श्याम को, श्याम को पहला कर्म यही हो गया कि श्याम को सुनाई, और दूसरा क्या सुनाई? तो कथा सुनाई। 2 कर्म हो गए, पहला कर्म श्याम और दूसरा कर्म कथा। इसलिए यहाँ पर 2 द्विकर्मक क्रिया है। ये मुख्य क्रिया है और ये इसकी सहायक क्रिया है, गौण क्रिया, जिसको गौण कर्म बोलते हैं। सॉरी, ये क्रिया नहीं, कर्म। मुख्य कर्म है और ये गौण कर्म है। अगला प्रश्न है कि राम ही यह काम करेगा। वाक्य में ही जो है व्याकरण की दृष्टि से क्या होता है? तो ही जो है वो निपात होता है। निपात किसे कहते हैं? किसी विशेष बात को बल देने के लिए, ताकत देने के लिए, उस पर फोकस करने के लिए निपातों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि छप्पा छंद किन 2 छंदों के विशेष मिश्रण से बनता है? तो छप्पय जो बनता है वो रोला और उल्लाला के संयोग से बनता है। छप्पय विषम मात्रक छंद कहलाता है। ये विषम मात्रक छंद है। जो प्रथम चरण इसका रोला होता है, यानी कि पहला चरण जो इसका होता है वो रोला होता है, और अंतिम 2 चरण, जो आगे के 2 चरण होते हैं, रोला में 4 चरण होते हैं, रोला में 4 चरण होते हैं, अंतिम 2 जो चरण होता है वो उल्लाला का होता है। उल्लाला, रोला और उल्लाला से मिलकर के 6 चरणों वाला जो छंद बनता है वो बनता है छप्पा छंद। इसीलिए इसका नाम छप्पा रखा गया है, क्योंकि इसमें 6 चरण होते हैं। अगला है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यक्त हुआ है? तो इसमें श्रृंगार रस का समावेश किया गया है, और ये मीराबाई की इन पंक्तियों में कृष्ण के प्रति पति रूप में प्रेम दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ पर श्रृंगार रस का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण, यहाँ प्रातः काल उषा,
प्रातः काल का जो समय होता है उसको उषा बोलते हैं। जो प्रातः काल का समय है उसे उषा बोलते हैं कि को एक नायिका के रूप में चित्रित किया गया है। इसलिए यहाँ पर देखो, जब प्राकृतिक चीज़ों को किसी मानव का रूप दिया जाता है, मानव मान लिया जाता है, तो वहाँ पर मानवीकरण होता है। उषा यानी कि सुबह के समय को यहाँ पर लक्ष्मी यानी कि नारी मान लिया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अगला प्रश्न है कि जहाँ मुख्य अर्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन के कारण अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए, वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो वहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति होती है। मुख्य अर्थ के बाधित होने पर जब लक्षणार्थ ग्रहण किया जाता है तो वहाँ पर लक्षण शब्द शक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उभयलिंगी, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान होता है? उभयलिंगी, चाहे वो स्त्रीलिंग हो उसके साथ भी वही शब्द प्रयोग किया जाता है, और पुल्लिंग हो उसके लिए भी वही शब्द प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखो, विद्वान नहीं होता, इसका जो स्त्रीलिंग होता है वो विदुषी होता है। और अभिनेता का अभिनेत्री होता है, ये अभिनेत्री होता है। गायक का गायिका होता है, गायिका। लेकिन डॉक्टर का हमेशा डॉक्टर ही होता है, चाहे वो स्त्री के साथ प्रयोग किया जाए, स्त्री डॉक्टर हो या पुरुष डॉक्टर हो, दोनों के लिए डॉक्टर ही प्रयोग किया जाएगा। ये इसका राइट आंसर है। डॉक्टराइन नहीं कहा जाएगा, डॉक्टरनी नहीं कहा जाएगा, डॉक्टरी नहीं कहा जाएगा, ये नहीं कहा जाएगा। चाहे वो लेडी डॉक्टर हो चाहे जेंट्स डॉक्टर हो, डॉक्टर ही कहा जाएगा। इसलिए उभयलिंगी शब्द जो है वो है डॉक्टर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होता है? तो सदैव एक वचन में इसमें होता है जनता। जनता शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होता है, और इसके अन्य उदाहरण होते हैं भीड़। भीड़ शब्द भी हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। पानी हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। दूध हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। बाकी के ये दिए हैं, हस्ताक्षर बहुवचन में सदैव प्रयुक्त होता है, दर्शन बहुवचन में होता है, अक्षत हमेशा बहुवचन में होता है, जबकि एक वचन में ये सारे शब्द एक वचन में हमेशा प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि उसने उसे छड़ी से मारा, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें हुआ है कर्म और करण कारक, बी इसका राइट आंसर है। कर्म में यानी कि उसे, इसमें कर्म कारक है। उसे जो शब्द है इसमें है कर्म कारक, कर्म कारक है, कर्म छिपा हुआ है। और छड़ी से, इसमें एक शब्द दिया है छड़ी से, तो छड़ी में जब से आ गया तो इसमें करण कारक हो गया, इसमें करण कारक है। तो करण और कर्म और करण दोनों कारक इसमें आए हैं। अगला प्रश्न है कि जो सोएगा सुख होएगा, इस वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम का प्रकार कौन सा है? तो इसमें जो सो जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ जाता है वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है, सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ढाई शब्द किस प्रकार का विशेषण है? ढाई, ढाई, अढ़ाई, सवाई, पौने, डेढ़, ये जो शब्द होते हैं ये किस प्रकार के विशेषण के अंतर्गत आते हैं? तो ये अपूर्णांक बोधक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, बी इसका राइट आंसर है। अब अपूर्णांक बोधक और कौन कौन से होते हैं? जैसे ढाई हो गया, सवा हो गया, इसमें पौने भी ये अपूर्णांक बोधक विशेषण कहलाते हैं, जिनमें संख्या पूर्ण नहीं होती है, अपूर्ण को दर्शाता है, उसे अपूर्णवाचक विशेषण कहलाता है। अगला प्रश्न है कि संभवतः आज वर्षा होगी, यह वाक्य किस काल का सटीक उदाहरण है? संभवतः आज वर्षा होगी, तो जब उसमें पहले से ही संभवतः लगा हुआ है तो ये संभाव्य भविष्य काल होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कैंची शब्द किस विदेशी भाषा से हिंदी में ग्रहण किया गया है? तो कैंची शब्द तुर्की भाषा से हिंदी में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि राम द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो राम द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तो ये किसके द्वारा पुस्तक पढ़ी है? इसका फल सीधा किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है, तो ये कर्मवाच्य होगा। कर्ता के साथ जब द्वारा लग जाता है और क्रिया का लिंग कर्म के अनुसार हो जाता है तो वहां पर कर्मवाच्य कहलाता है।
अगला प्रश्न है, किसी बड़े या प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है लाघव चिन्ह का। जैसे BA, बी लिखना है, ये बिंदी रख दी, ए लिखना है, ये बिंदी लिख दी, PhD, PhD, ये जो बिंदी आगे लगाई जाती है ये होता है लाघव चिन्ह, विराम चिन्हों के अंतर्गत आता है, इसको लाघव चिन्ह बोलते हैं। जैसे डॉक्टर पूरा ना लिखना हो, ये डॉक्टर हो गया, ये बिंदी लगा दी जाती है। अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का कि अनल और अनिल समश्रुत भिन्नार्थक शब्द युग्म का सही अर्थभेद क्या है? समश्रुत भिन्नार्थक शब्द वे होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ में भिन्नता होती है। तो यहाँ पर जो अनल होता है, अनल का मतलब होता है अग्नि, अनल का अर्थ होता है अग्नि, ये अग्नि होती है। और अनिल जो होता है, अनिल माने होता है हवा, वायु। तो अग्नि और वायु, इनमें से देखते हैं कौन सा युग में है, कौन सा जोड़ा है। तो इसमें बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, अग्नि और वायु। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फिर वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।